Hello everyone, I'm Dr. Surya Shaheen and today I'm again here with PYQs previous year questions और ये questions है जून 2008 के जिसमें आपको मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब आपको मैं 17 नंबर क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। So 17 number question we have Margaret Lawrence is a novelist from Margaret Lawrence जो novelist है वह कहाँ से है? First option is Australia, second option is the USA, third option is Canada, and fourth option is Britain. So you must know that Margaret Lawrence was a Canadian novelist and short story writer, and she was also a founder of the Writers Trust of Canada, a non-profit literary organization that seeks to encourage Canada's writing. So Margaret लॉरेंस जो है वो एक कैनेडियन नॉवलिस्ट है। तो आपका शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो 17 का वो सी हो जाएगा। मार्गरेट लॉरेंस इज अ नॉवलिस्ट फ्रॉम कनाडा। नेक्स्ट ऑप्शन इज हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर साइटस रिसार्टस इज अ टेक्स्ट बाय साइटर रिसार्टस जो है टेक्स्ट जो बुक है वह किसने लिखा है एक्चुअली। फर्स्ट ऑप्शन इज रस्किन, second option is Arnold, third option is Carlyle and fourth option is Borg। तो ये सार्टर रिसार्टर्स जो है इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है द टेलर रिटेलर्ड एंड इट इज नोवेल published in 1836 and written by Thomas Carlyle। यहाँ कार्लाइल है ना, तो Thomas Carlyle has written this book and first published it as a serial in 1833-34 in Fraser's magazine. So the novel purports to be a commentary on the thoughts and early life of a German philosopher called Diogenes Teufelsdrockh। सो आपका ये जो होगा सैटर रिसार्टस टेक्स्ट करेक्ट आंसर कार्लाइल ने। और ये क्या है, यह एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है इसको, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 19 हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वीट। इसमें से कौन सा जो है यूनिवर्सिटी वीट नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी वीट के अंदर कौन कौन से राइटर्स आते हैं उस ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इज वेबस्टर, सेकेंड ऑप्शन इज रॉबर्ट ग्रीन, थर्ड ऑप्शन इज कीड एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्लो। सो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी वीट्स जो है इट्स यूज टू नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ late 16th century English playwrights who were educated at universities from Oxford and Cambridge and who became more popular secular writers. So prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nast, who were from Cambridge, and George Peele, Lilly, and Laws from Oxford. So, and you must know the very important point here that Thomas Kidd is sometimes included in this list, although he was not from a university. So, and वेबस्टर डजेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसमें से जो है वेबस्टर नहीं था इस ग्रुप में यूनिवर्सिटी बीट में। बाकी रॉबर्ट ग्रीन, कीड और मार्लो थे। तो यहाँ पे कह रहा है कौन नहीं थे, तो वेबस्टर नहीं थे। तो आपका 19 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर 20 नंबर बोसोला इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले। बोसोला जो कैरेक्टर है कौन सा प्ले में है। फर्स्ट ऑप्शन इज बेन जॉनसन, सेकेंड ऑप्शन इज वेबस्टर, थर्ड ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो एंड फोर्थ ऑप्शन इज थॉमस मिडल्टन। तो कौन सा राइटर के प्ले में बोसोला कैरेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए जो बोसेला कैरेक्टर है वह एक नॉवेल में है। कौन सा नॉवेल में है, द डचेज ऑफ मैल्फी में है। एंड डचेज ऑफ मैल्फी is 16 published in 1612 and it is a tragic play written by the English dramatist John Webster in 1612 and this play begins as a love story with a duchess। so इसमें क्या है, बोसेला कैरेक्टर है द डचेज ऑफ मैल्फी में, जो कि किसने लिखा, जॉन वेबस्टर ने। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ वेबस्टर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लिस वाज इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये जो है आपका लाइन्स, दिस
अकर्स इन अ पोएम, यह लाइन एक पोएम में है, लेकिन किसने लिखा है? यह विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड ऑप्शन एस टी कॉलब्रिज, थर्ड ऑप्शन बायरन एंड फोर्थ ऑप्शन इज आपका शेली है, राइट। सो दिस द एबव लाइन अकर इन द पोएम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक पोएम है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पोएम किसने लिखा? यह एक पोएम है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ये जो लाइन है, ब्लिस वॉज इट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, यह वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पोएम में। सो आपका 21 का आंसर आपका करेक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज written by. First option is Margaret Atwood, second option is Nadine Gordimer, third option is Chinua Achebe, and the fourth option is Ol Swinka. So आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है ये डांस ऑफ द फॉरेस्ट, यह जो लिखा है वह वोल स्विंगा ने लिखा है, राइट। तो डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड ऑफ वोल स्विंगास प्ले में से। वोल स्विंगा के काफ़ी फेमस प्लेस है जिसमें से अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट भी है। और फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1960, यह जो प्ले है पहला बार 1960 में हुआ। इन इट स्विंगा स्पाउसेस अ यूनिक विजन, राइट, for a new Africa, one that is able to forge a new identity free from the influence of European imperialism. So आपका यहाँ पे A Dance of the Forest का आपका आंसर डी हो जाएगा 22 का, वोल स्विंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कैनेडियन पोएट इज, फर्स्ट कैनेडियन पोएट कौन है? चार्ल्स सैंगस्टर, सेकेंड ऑप्शन इज ओलिवर गोल्डस्मिथ, सी चार्ल्स हीवसीस, एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर मैकलेचलन। सो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कैनेडियन पोएट जो है वह चार्ल्स हीवसीस है। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, ये कौन थे? ये जो थे चार्ल्स हीवसीस, he was a poet, a Canadian poet actually, and dramatist, right? And he was one of the first serious poets to emerge in Canada, and his play Saul was held on its appearance as the greatest verse drama in English since the time of Shakespeare. So ये आपके इसके बारे में, पोएट के बारे में। So the first Canadian poet is Charles Hevesius. Next question, 24 number question. Heroic quatrain is, heroic quatrain, first option a stanza in blank verse, second option is 8-line stanza in iambic hexameter, option C 4-line stanza in iambic pentameter, and option D is 6-line stanza in iambic pentameter. तो ये हीरोइक कॉपलेट जो है, हीरोइक क्वाट्रेन जो है एक्चुअली क्या है? यह हीरोइक क्वाट्रेन है, राइट। ये जो हीरोइक क्वाट्रेन जो है यह क्या है? 4-line स्टेंजा है। अब हीरोइक क्वाट्रेन इज अ पोएटिक स्टेंजा है। ये हीरोइक क्वाट्रेन जो है यह एक पोएटिक स्टेंजा होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ आप देख रहे हैं 4-line स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर है जो हीरोइक क्वाट्रेन का होता है, एंड राइमिंग अल्टरनेटली द फर्स्ट एंड, इसमें जो होता है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम सिमिलरली। जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन होता है और जो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन होता है वह सेम राइम करता है। सो एवरी लाइन हैज 10 syllables एंड एवरी अल्टरनेट syllables इज stressed स्टार्टिंग विद द सेकेंड। सो आपका हीरोइक क्वाट्रेन का आंसर सी हो जाएगा, 4-line स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिल्डंग्सरोमन ट्रांसलेटेड लिटरेरी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बिल्डंग्सरोमन का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट नॉवेल, बी ऑप्शन साइकोलॉजिकल नॉवेल, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ऑप्शन डी कैंपस नॉवेल। तो ये जो बिल्डंग्सरोमन जो होता है वह एक्चुअली क्या है? इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है यह एक टाइप का या डेवलपमेंट नॉवेल होता है। तो ये डेवलपमेंट नॉवेल मतलब कैसे इसको समझेंगे? तो बिल्डंग्सरोमन जो होता है नॉवेल एक्चुअली इट इज ए स्टोरी ऑफ जनरल ग्रोथ रैदर देन सेल्फ कल्टिवेशन। इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द हीरो, राइट। उनके बचपन से लेकर उसके डेवलपमेंट तक की उसमें बात की जाती है। सो इसलिए इसको डेवलपमेंट नॉवेल भी कहते हैं, राइट।
Next question number 26. A book that faithfully renders a young man's confused images of love and rejection is. एक बुक है जिसमें क्या है दैट फेथफुली रेंडर्स ए यंग मैंस के जो कंफ्यूज्ड इमेज और उसका लव और रिजेक्शन की बात की जाती है, तो कौन सी ऐसी बुक है? फर्स्ट ऑप्शन इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, सेकेंड ऑप्शन इज लकी जिम, थर्ड ऑप्शन इज डेजी मिलर, फोर्थ ऑप्शन इज द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन होगा। अब कैसे होगा? क्योंकि ये जो नॉवेल है दैट इज पब्लिश्ड इन 1916 and this is the first novel of Irish writer, and that is James Joyce, very famous writer James Joyce, and published in serial form in 1914 to 1915. The novel draws on many details of Joyce's early life, right? So आपका 26 का आंसर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मस्ट रीड बुक है। क्वेश्चन नंबर 27। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन। विक्टोरियन एज में जो है वो किसके बीच क्लैश होता था? फर्स्ट ऑप्शन फेथ एंड रीजन, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, थर्ड ऑप्शन इज ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी रोमांटिसिज्म एंड न्यू रोमांटिसिज्म। तो विक्टोरियन एज काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि उसमें काफ़ी क्लैश किस चीज़ की हुई थी? उसमें जो क्लैश हुई थी वो फेथ एंड रीजन में ही, फेथ एंड रीजन के बीच में हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, पीपल बिकॉज इट वाज द टाइम ऑफ इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, सो पीपल देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी वाज डेवलपिंग, सो इट वाज द क्लैश बिटवीन faith and reason, right? And it was a long period of peace, prosperity, and refined sensibility and national self confidence for Britain. So आपका विक्टोरियन एज में जो क्लैश हुआ था फेथ एंड रीजन का हुआ था, 27 का ए आंसर होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फॉर गोल्ड इन फिजिक इज कॉर्डियल, देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल। ये जो लाइंस है रिलेट्स टू चौसर्स, चौसर के किससे रिलेटेड? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से ये लाइन लिया गया है। ये जो लाइन है एक्चुअली फॉर गोल्ड इन फिजिक इज कॉल्ड दी कॉर्डियल, एक्चुअली यह चौसर के द कैंटरबरी टेल्स से है। दिस लाइन्स आर फ्रॉम चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, एंड यह किसके लिए है? किस कैरेक्टर के लिए? डॉक्टर के लिए है। यह बुक कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है। फॉर गोल्ड इन फिजिक इज कॉल्ड डियर, देयर फॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, वह गोल्ड को काफ़ी लव करता था। सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द these lines occurs in the description of the physician, right? So आपका यहाँ करेक्ट आंसर यहाँ बी सी हो जाएगा, 28 का सी डॉक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन, फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्टोरेशन पीरियड, ऑप्शन बी ऑगस्टन एज, ऑप्शन सी विक्टोरियन पीरियड, एंड ऑप्शन डी इज रोमांटिक पीरियड। तो हिस्टोरिकल नॉवेल जो है वह कहाँ शुरू हुई थी? वह रोमांटिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब कैसे? क्योंकि जो हिस्टोरिकल फिक्शन है बिगेन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी एज पार्ट ऑफ द रोमांटिक रिएक्शन टू द इनलाइटमेंट, राइट? सो क्या हुआ कि इवन दो जॉन पोर्टर्स 1809 novel Thaddeus of Warsaw is one of the earliest examples. So the first true historical novel in English was in fact मारिया एसवर्थ का था, जो कि नॉवेल क्या था? कास्टल रिकरेंट, और जो पब्लिश कब हुई थी? 1800 में पब्लिश हुई थी। तो आपका हिस्टोरिकल नॉवेल बिगिन कब से हुआ? रोमांटिक पीरियड में हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका 29 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर, द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विथ, कैंपस नॉवेल किससे एसोसिएटेड? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राहम ग्रीन, सेकेंड ऑप्शन इज किंग्सले एमिस, थर्ड ऑप्शन इज हेयर मार्गरेट ड्रेबल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज विलियम गोल्डिन। तो कैंपस नॉवेल जो है वह आपका किंग्सले आमिस से एसोसिएटेड है, राइट? जो कि बी है आपका, 30 का बी आंसर हो जाएगा। सो कैंपस नॉवेल एक्चुअली होता क्या है? अ कैंपस नॉवेल इज ऑल्सो नोन एज एन एकेडमिक नॉवेल, एंड दिस नॉवेल इन विच मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी ना।
जैसे द ग्रोव्स ऑफ एकेडमिक बाय मैरी मैककार्थी वाज पब्लिश्ड इन 1952, वह एक कैंपस नॉवेल था, राइट। सो ये आपका 30 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा राइटर और बुक का करेक्टली मैच है। फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ड टाइम्स जॉर्ज इलियट, सेकेंड ऑप्शन हीरोज एंड हीरो वर्शिप वॉल्टर पेटर, एंड थर्ड इज सोहराब एंड रुस्तम जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड फोर्थ इज इथिक्स ऑफ डस्ट मैकोलो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड का ही है, क्योंकि करेक्ट मैच यही है, बाकी ये सब गलत है। हार्ड टाइम्स आपको पता है किसने लिखा था, आपको डिकेंस की है। फिर उसी तरह से ये भी इसका गलत है। एथिक्स ऑफ डस्ट का भी राइटर अब गलत दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर 31 का सी हो जाएगा, सोहराब एंड रुस्तम, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 32, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड फ्यूरी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। टाइटल जो है विलियम फॉकनर्स का द साउंड एंड फ्यूरी, वो कहाँ से, किस प्ले से लिया गया, किस राइटर के प्ले से। फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम शेक्सपियर, सेकेंड ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड इज जॉन वेबस्टर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेन जॉनसन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाइटल है विलियम फॉकनर का, द साउंड एंड फ्यूरी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये इट इज यू नो दैट the sound and the fury is actually a reference to one of the most famous ending soliloquies in Shakespeare's play Macbeth। उसमें एक डायलॉग भी होता है, वहाँ ये बोला जाता है, यह विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ से लिया गया है, और कौन सा एक्ट 5 और सीन 5 से है। सो आपका 32 का आंसर ए हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। Next question we have here, the new humanism school of philosophy and literary criticism was popular in America during first option is 1920 to 1940, second option is here 1910 to 1930, third option is 1930 to 1940, fourth option is 1900 to 1910। तो जो ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है अमेरिका में पॉपुलर कब था, आपको पता होना चाहिए। यह पॉपुलर था 1910 से 1930 के बीच में। तो क्योंकि द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी जो था इट वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग 1910 से 30 में, और इसका मतलब क्या था कि दिस फिलोसफी इज मेन बेस्ड ऑन द लिटरेरी एंड सोशल थियरीज ऑफ इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड्स न्यू ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द साइंटिफिकली ओरिएंटेड फिलोसफीज ऑफ लिटरेरी रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। सो आपका 33 का बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल राइम इज, जो इंटरनल राइम क्या है एक्चुअली। फर्स्ट ऑप्शन इज द बेसिक rhythmic structure of a poem, second option is rhyming of two words in alternative lines, third option is rhyming of two or more words in the same line of poetry, option number 4 all the lines of a poem ending with the same line pattern। तो जो इंटरनल राइम होता है वह क्या है, वह इट इज राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। सो आपका करेक्ट आंसर 34 का सी हो जाएगा। थैंक यू।